क्या सुमित्रा उस दायित्व को अनदेखी कर देगी, उसका अनुरोध अस्वीकार कर देगी? सुमित्रा के दरवाजे पर मानवता की दुहाई दी जा रही है, क्या वह दरवाज़ा बंद कर लेगी? क्या सुमित्रा यह कहकर अपना दामन बचा लेगी कि तुम अपनी बेटी की इज्जत बचाए रखने का भार मेरे कंधे पर क्यों डालना चाहती हो? तुम ही जानो, यह मामला तुम्हारा है। लेकिन सुमित्रा जो कह सकती थी वही कह पाई। बसंती की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और तब उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं रहा। वह भाभी जी के पैरों में लौट गई और उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर लेती हुई बोली, मुझे पता था आप इस दुखिया की ज़रूर दया करेंगी। आप साक्षात देवी भगवती हैं। मैं एक एक करके कई घरों में गई, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद बड़े संकोच के साथ बोली, अच्छा तो भाभी, अभी मैं इसे छोड़े जाती हूँ, रात को आकर ले जाऊँगी। आज की रात हम माँ बेटी साथ पड़े रहेंगे, फिर कल सवेरे इसे इसके कपड़े लत्ते के साथ आपके हवाले कर जाऊँगी। ठीक है, सुमित्रा ने मन ही मन सोचा, जैसे कि कपड़े लत्ते के अभाव में तेरी बेटी को रख नहीं पाऊंगी। इसके बाद सुमित्रा अलमारी खोलकर पुरानी साड़ी और ब्लाउज वगैरह चुनने बैठ गई। इसके बाद जब कभी भी बसंती आएगी, अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाएगी। उसकी बेटी रूपवती ही नहीं है, उसका चेहरा एक खास तरह की शालीनता से दमकता रहता है। सुमित्रा उसे एक नया जीवन देगी। सुमित्रा उसे लिखना पढ़ना भी सिखाएगी। इस मामले में सुमित्रा जहाँ अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, वहाँ दूसरी और महितोष भी सुमित्रा की कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित था। यही वजह था कि उसने सुमित्रा के इस फैसले का जोरदार विरोध करते हुए डपट दिया, यह क्या, एकदम से वादा ही कर बैठी, इसका कोई मतलब? एक बार तो पूछ लेती, या इसकी भी ज़रूरत नहीं थी? ऐसी चिरौरी करती रही, पाँव पड़ गई थी कि सुमित्रा सफाई देते हुए बुरी तरह सहम गई। पड़ेगी क्यों नहीं पाँव पर भला? काम निकलने के लिए पैर की धूल तक चाटने को तैयार हो जाते हैं ये लोग, लेकिन इसी बदौलत तुम इतना बड़ा बोझ उठाने को तैयार हो जाओगी? अच्छी मुसीबत है। वह लड़की उनकी बस्ती में टिक नहीं पाएगी, सुमित्रा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छी भली लड़की है, इसलिए वहाँ टिक नहीं पा रही है। कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो उसी गंदे माहौल में अपना चुकी होती। मैं जानबूझकर उस लड़की को भेड़िए के मुँह में झोंक दूँ, यही चाहते हो तुम? इस दुनिया में न जाने रोज़ ऐसे कितने ही हादसे हो रहे हैं, क्या तुम उन सबका दायित्व अपने ऊपर ले पाओगी? सबका तो नहीं, लेकिन किसी एक का तो दायित्व ले सकती हूँ। यह कविता और कहानी वाली बातें रहने दो। मैं तो उत्तेजित हो गया था। आदमी को आगे पीछे सोच कर सारा काम करना चाहिए। एक लड़की क्या देख ली, बस हो गया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली वह लड़की अब रातों रात ठाठ से रहने का ख्वाब देखने लगी है। सुमित्रा का चेहरा तमतमा गया। वे लोग चाहे जैसे भी हों, तुम तो अपनी जुबानी गंदी मत करो। अगर ऐसा ही रहा होता तो वह इतनी उतावली ना होती और इस तरह रोती कलपती नहीं। अरे तो इसमें कितनी ही तरह की चाल हो सकती है। इसमें अब कैसी चाल? सुमित्रा ने धीमे से कहा। सारी बात सुनने पर भी तुम भी ना नहीं कह पाते। टोले मोहल्ले के न जाने कितने ही गुंडों ने उसकी बेटी को कैसे कैसे सताना शुरू कर कैसी कैसी बातों से बेटी को सता भी रहे हैं। उन बेहूदी हरकतों से तंग आकर बेटी ने माँ को रो रो कर बताया कि माँ देखना, एक दिन मैं गले में रस्सी का फंदा डाले झूल रही होंगी। तो फिर माँ को भी उसी नौकरी में करते रहने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, रुपयों की ज़रूरत किसे नहीं होती है, और गरीबों को तो और भी ज़्यादा। अपनी बेटी की शादी के लिए बेचारी माँ ही रुपये जोड़ रही है। मैं तो उस नखरे ढंग से कहा, अरे एक बर्तन मांजने वाले की बेटी को ब्याहने के लिए कितना 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी आखिर? सुमित्रा को इस सवाल से तकलीफ हुई। पति के मन में गरीबों के प्रति शुरू से ही जो उदासीनता भरा रवैया था, उसे वह एकदम झेल नहीं पाती थी। वह जैसे तन गई और बोली, जाने भी दो, इस सूखी बहस में क्या रखा है। लेकिन बेटी की चौकसी करते हुए भी क्या बेचारी माँ उसे बचा पाएगी? आखिर उसकी हैसियत ही क्या है? हो सकता है कोई उसकी आंखों के सामने से ही उसे झपट ले जाए। महितोष के तेवर में अब भी अवज्ञा का ही भाव था। उसने इसी के अनुरूप बिना कोई आग्रह जताते हुए कहा, हाँ, भाभी जी के मोम सा पिघलाने के लिए लगता है वह ढेर सारे बहाने बना कर आई है। उनकी सारी बातें घूरे पर डालो, इनमें कोई दमखम नहीं है। ऐसे ही चौचले से वह तुम्हारे गले में अपनी बेटी मट जाएगी। उधर पुलिस वाले को बुलाकर कहेगी, बाबू लोगों ने मेरी बेटी को बंद कर रखा है। सुमित्रा तो जैसे ढेरी हो गई, बोली, बातें बनाना सिर्फ उन्हें ही नहीं आता, ऐसी उलझ जुलूर की बातें तुम्हारी खोपड़ी में भी उग सकती है।
क्यों नहीं उगेगी? तुम्हारी तरह मेरी आंखों में कोई मोतियाबिंद तो उभरा नहीं कि कुछ नज़र ही ना आए। बड़े बड़े शहरों में कितनी तरह के शैतानी, कितने तरह का चक्कापन और लूट खसोट होता है, नहीं पता है तुमको? आए दिन ऐसी खबरें छपती रहती है, और तुम जब यह देखोगे कि उसी लड़की ने तुम्हारी भला मनसाहत का मुखौटा उतार कर फेंक दिया है और सरेआम यह कह रही है कि बाबू ने काम के बहाने बुलाया और ज़बरदस्ती हाथ पकड़े हुए है, और बस चले तो मेरा नाम भी जोरदार इल्ज़ाम लगाकर थाने में एक मामला ठोक देगी, इसमें क्या फ़ायदा होगा उसका? सुमित्रा की आवाज़ बैठ गई। महितोष ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुमने अभी भी धरती पर अपनी आंखें खोली है। क्या फ़ायदा? या तुम्हें नहीं मालूम, कान उमेट कर भले लोगों से ज़बरदस्ती रुपया वसूलना, वह जिन गुंडों और बदमाशों की बात कह रही है ना, मुमकिन है वही सब उसे ऐसा करने के लिए उकसा रहे हों। और देखना, वही सब छाती पर सवार होकर भद्दी भद्दी गालियाँ बकेंगे, हाय तौबा करेंगे, हो हल्ला मचाएंगे। नहीं भाई, यह सब नहीं होगा। बस जितने जल्दी हो रफा दफा करो। तुम्हें बताया था ना कि रात में बेटी को लेने माँ आएगी, तभी कह देना। भैया साहब इस बात के लिए राजी नहीं हुए। सुमित्रा ने ठहरी हुई आंखों से देखा और कहा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक बर्तन मांजने वाले के सामने मुझे यह मान लेना होगा कि इस घर संसार में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। महितोष ने इस शिकायत पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने उसकी बात की अनसुनी करते हुए कहा, अरे बाप, ऐसा लगता है नया ने कितने बड़े आदमी के सामने इज्जत चली जाएगी। कविताई छोड़कर दुनियादारी की तरफ लौटने की कोशिश करो जरा, और मान लो कि सारी बातें सही है तो फिर तुम करोगी क्या? और मान लो कि ऐसा कुछ नहीं था और खुशकिस्मती से बर्तन घिसने वाली नौकरानी जो कह रही थी वही सच हो तो क्या? या वह लड़की और उसकी माँ समझे बस्ती में और भी दूसरे लोग हैं, उन्हें बता कर रखे। फिर तो तुम यह स्वीकार करते हो ना कि जब बस्ती के तमाम लोगों में इस तरह की बताया जाएगा तब वे उस लड़की की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी ले लेंगे। महितोष ने बड़े उत्साह के भर कर कहा, क्यों नहीं लेंगे भला? उनमें भी सभी लोग बुरे नहीं हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं। अगर वैसे मिल जाएं तो मुट्ठी भर बददिमाग छोकरों को ठिकाने नहीं लगा सकते। इसका मतलब तो साफ है, तुम यह पूरी तरह विश्वास करते हो कि उस गरीब बस्ती के लोगों में तुम्हारे मुकाबले कहीं ज़्यादा इंसानियत है और शायद हौसला भी। बोलती जाओ जो जी में आए, महितोष ने कहा। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी इस बसंती वाला की रूपवती बेटी को अपने घर में पनाह देने की रत्ती भर राजी नहीं। ऐसी वैसी ना होने पर भी वह लड़की इस घर में बैठे बैठे ही खामखा कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर सकती है। सुमित्रा के होठों के कोने पर मुस्कान की तीखी धार खेल गई और बोली, आखिर किसके साथ? इस घर में तो कोई नौका चाकर तो है नहीं। महितोष हा कर हंस पड़ा। होने को 30 अभागे मकान मालिक के साथ भी हो सकता है, और भगवान की दया से उसे चेहरा मोहरा भी अच्छा मिला है। फिर तो उसे जरूर बुला कर रखना चाहिए। सुमित्रा के होठों पर खेलने वाली यह तिरछी मुस्कान अब भी कायम थी। यह भी पता चल जाएगा कि वह खरा सोना है या पीतल। महितोष ने तो पहले मजाक में ही यह सब कहा था, इस वक्त तिनक गया और बोला, ये फालतू बातें उठा के रखो। उसकी माँ आ जाए तो साफ साफ कहते ना कि यहाँ कोई आसरा वासरा नहीं मिल पाएगा तुम्हें, या तुम ही बता देना। मैं भला क्यों बताने लगा? मैंने तुम्हारी नौकरानी के संग कभी मुँह लगाया है? जो कुछ कहना है तुम ही कहना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊँगी। मैंने उनसे वादा किया है। बात को समझे बिना वादा कर बैठी। अब इस मुसीबत से तो जूझना ही पड़ेगा। महितोष के स्वर में खींच थी। एक नौकरानी पता नहीं कहाँ से आई, अंट संट बक गई, एक वादा ले गई, और उस बात को प्राणपन से निभाने को महारानी जी तैयार बैठी हैं। ठीक है तो बैठे रहना, मैं ही कह दूँगा। और महितोष ने कह दिया, सचमुच। सुमित्रा अपने कमरे में बैठी सुनती रही सब कुछ। बसंती रूंधे गले से टूट टूट कर कह रही है, भाभी को एक बार बुला तो दीजिए भैया भाई साहब। उनके साथ मेरी बात तय हो गई थी। मैं बड़ी उम्मीद से इस घर के लोगों को यह बता आई थी। भाभी जी के सिर में जोरों की दर्द हो रहा है, वे सो रही हैं। महितोष ने उससे बताया, मैं ज़रा उनके कमरे के चौखट तक जाऊं भैया साहब? भरोसा देकर विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे हमारी भाभी। नहीं, उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वे अपना सिर तक नहीं उठा पाए रही हैं। बसंती कुछ देर तक खड़ी खड़ी सुबकती रही और तभी उसे सुन पड़ा एक ऐसा स्वर जिसमें आग भरी हुई थी। जाने भी दो माँ, चलिए आओ। भाभी जी कहकर रोने की ज़रूरत नहीं। मैं समझ गई कि इसकी कितनी औकात है।
और तुम्हें बेटी की इज्जत का हुआ खड़ा कर इन बाबू लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। इन बाबुओं के लिए हम गरीब लोगों की इज्जत की कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है, हम लोग जब छोटे लोग हैं तो छोटे लोगों की तरह ही रहेंगे और इसमें चाहे जैसी भी दुर्गति झेलनी पड़े हम झेलेंगे। सीढ़ियों पर तेज कदमों से चलने की जोरदार धमक सुमित्रा के कानों में पड़ी और इसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। महितोष कमरे में तमतमाया हुआ आया और बोला, सुन लिया ना, अब तो मर गए ना तुम्हारे कान के कीड़े। उस लड़की को तुम बड़ा भला और सभ्य कह रही थी। हाँ, सुमित्रा कोई उत्तर नहीं दे पाई। एक लड़की की इज्जत ना बचा पाने की उसकी एक हैसियत तक जवाब दे गई थी और इसलिए वो अपना सिर तक नहीं उठा पा रही थी। सवाल था कि वह कौन थी और सवाल था कि किसकी इज्जत का था। इतिश्री। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।